आज करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इससे पहले हम 5 वीडियो आपके लिए ला चुके हैं जिनका लिंक आपको आई बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम समसामयिक हर तरफ से मतलब पत्र पत्रिका हर तरफ से कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को तक वो आप तक पहुँचाएँ जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करें। तो आज हम ला रहे हैं करंट अफेयर्स का 6वां भाग। हमारे आज के इस वीडियो का पहला जो प्रश्न है वो संबंधित है टोक्यो ओलंपिक से। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2020 में किया जाना था, लेकिन सारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था। इसकी वजह से इस आयोजन को स्थगित कर दिया गया। अब इनका आयोजन हो रहा है 2021 में। लेकिन इस वर्ष भी 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होना है तो जापान कोरोना से जूझ रहा है। जापान की मात्र 15% आबादी का वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वहाँ टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होगा, यह निर्णय हुआ है। इस टोक्यो ओलंपिक में जो पिछला ओलंपिक था उसमें कुल खेल थे 28। अब की बार 5 नए खेलों को इसमें शामिल किया गया है। कुल खेल हो गए 33 और इन 33 खेलों के 339 इवेंट्स इस टोक्यो ओलंपिक में आयोजित होंगे। जब ओलंपिक का आयोजन होता है तो जो उसका शुरुआती समारोह होता है तो उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उसमें भारत मार्च पास्ट होगा उसमें भारत का नेतृत्व कौन करेगा। अभी तक जो ध्वजवाहक होता था वो कोई एक खिलाड़ी होता था, लेकिन अब की बार 2 खिलाड़ी ध्वजवाहक होंगे, जिसमें एक पुरुष हो गया और एक महिला होगी। महिला जो होगी, जो महिला है, उसका जो ध्वजवाहक होगी वो होगी MC मैरी कॉम, और जो पुरुष ध्वजवाहक होगा वो है मनप्रीत सिंह। MC मैरी कॉम 6 बार की मुक्केबाजी की विश्व चैंपियनशिप रही है, और जो मनप्रीत सिंह है वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो ये 2 ध्वजवाहक से क्या संदेश देना चाहता है भारत? लैंगिक समानता का, एक पुरुष और एक महिला, या कि भारत लैंगिक मामलों में समानता का, सभी को समानता का अधिकार देता है। इस टोक्यो ओलंपिक से जो सुर्खियों में जो प्रश्न है जो महत्वपूर्ण इस समय चर्चित हैं उसमें 2 नाम आते हैं बार बार। एक है नरेंद्र बत्रा और दूसरा है थॉमस बाख। नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। कौन नरेंद्र बत्रा कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, और थॉमस बाख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है शीतकालीन ओलंपिक 2022 में। इनका आयोजन 2022 में होगा, लेकिन अभी से ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इनका जो आयोजन होना है वो होना है बीजिंग में। और जो दूसरी तरफ है यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन ने इन बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। और क्या कहा? हम इनका बहिष्कार करेंगे। जब उनसे पूछा कि भाई क्यों करोगे, तो उन्होंने कहा कि जो चीन है, चीन में क्या है, जो ये उइगर मुसलमान हैं, उइगर मुसलमान चीन का एक प्रांत है जहाँ पर उइगर मुसलमान बहुसंख्यक हैं, सिनजियांग। इस सिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर चीन क्या कर रहा है? इनके मानवाधिकारों का हनन कर रहा है, और इस मानवाधिकारों का हनन कर रहा है तो इसलिए हम इन ओलंपिक का बहिष्कार करते हैं। इस वजह से ये शीतकालीन ओलंपिक चर्चा में है। जब प्रश्न उइगर मुसलमानों का आता है तो हमने पहले के वीडियो में भी चर्चा की है, जिनका लिंक आपको आई ड्रॉप में मिल जाएगा। एक भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार थी जिन्होंने इन उइगर मुसलमानों को जो यातनाएं दी जा रही हैं उनका खुलासा किया था, काफ़ी निर्भीक पत्रकारिता करके। वो भारतीय मूल की जो पत्रकार है उनका नाम है मेघा राजगोपालन, और इसी कारण उनको जो पत्रकारिता का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, पुलित्जर पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया था। अमेरिका
ने इसी बिंदु के आधार पर चीन की 5 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि मानवाधिकारों का हनन। तो इसलिए ये शीतकालीन ओलंपिक अपने चर्चा में हैं। तीसरा प्रश्न है सिरसा बांदला। जो ये सिरसा बांदला का टॉपिक है ये जुड़ा हुआ है स्पेस टूरिज्म से। स्पेस टूरिज्म से ये पूरा जुड़ा हुआ है। स्पेस टूरिज्म में इस समय 3 दिग्गजों के बीच में होड़ मची हुई है। पहला है रिचर्ड ब्रैनसन, दूसरा है जेफ बेजोस और तीसरा है एलन मस्क। और इसमें जो बाजी मारी है वो है, पहले बाजी मारी है रिचर्ड ब्रैनसन ने। इनकी जो स्पेस कंपनी है उसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन गैलेक्टिक। जेफ बेजोस की जो स्पेस कंपनी है उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। और जो एलन मस्क की जो स्पेस कंपनी है उसका नाम है स्पेस एक्स। तो वर्जिन गैलेक्टिक के जो मालिक हैं यूके से बिलोंग करते हैं रिचर्ड ब्रैनसन। उन्होंने स्पेस टूरिज्म में एक स्पेस भेजा है, उसका नाम दिया है यूनिटी 22। इसमें उन्होंने जो यात्री गए हैं उस उन यात्रियों में से एक है यात्री जो भारतीय मूल की हैं, सिरसा बांदला। तो ये भारतीय मूल की तीसरी ऐसी महिला हो गई जो अंतरिक्ष में जाने वाली गई हैं। पहला है कल्पना चावला, दूसरा है सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला, दूसरा है सुनीता विलियम्स और इसके बाद तीसरा नंबर हो गया है सिरसा बांदला का। हमारा अगला बिंदु है समान नागरिक संहिता। इस पर चर्चा करने से पहले आपने हमारा यदि वीडियो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। समान नागरिक संहिता, हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक तलाक से संबंधित मामला आया था। उस तलाक से संबंधित मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को व्यवहार में लाना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। ये क्या है इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। इसका उल्लेख है संविधान के भाग 4 में। भाग 4 का विस्तार है अनुच्छेद 36 से 51 तक और भाग का नाम है राज्य नीति के निर्देशक तत्व। राजनीति के निर्देशक तत्व। समान नागरिक संहिता भाग 4 में है। भाग 4 को हम बता देते हैं कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें प्रावधान है। इनका जो भाग 4 का नाम है वो है राज्य नीति के निर्देशक तत्व और इन्हें लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, इनको लिया गया है। और इस भाग 4 में जो अनुच्छेद 44 में किसका प्रावधान है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। और अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय होंगे। यानी कोई व्यक्ति इस आधार पर इनको कोर्ट में, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता कि साहब इनका यहाँ वर्णन है, उल्लेख है और मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान है कि ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय होंगे, लेकिन राज्य इन्हें प्रशासन में मूलभूत तत्वों के रूप में शामिल करेगा। तो अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। इसमें एक शब्द है सिविल। भारत में 2 तरह के मैटर्स होते हैं, एक होता है सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल। जो क्रिमिनल मामले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति कोई भी अपराध करे, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई ये नहीं है कि मुस्लिम्स के लिए अलग उसने अपराध कर दिया तो वो ये कहे कि साहब मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे कम अपराध मिलना चाहिए, मैं हिंदू हूँ। सभी किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि कोई भी अपराध करेगा तो उस पर एक समान कानून, क्रिमिनल लॉ लागू होगा। लेकिन सिविल मामलों में ऐसा नहीं है। सिविल मामलों में क्या क्या है? 2 व्यक्तियों, 2 संस्थाओं और 2 समूहों के बीच आपस में जो भी संबंध होते हैं वो किस में आते हैं? सिविल मामलों में आते हैं। इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से मामले हैं?
विवाह है। तलाक, जब विवाह होता है तो तलाक का बिंदु भी आता है। उत्तराधिकार है। पैतृक संपत्ति है। गोद है, गोद लेना। तो ये सारे क्या है, सिविल मामलों में आते हैं। और इन सिविल मामलों में क्या है, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। जैसे हिंदुओं का विवाह, हिंदू विवाह अधिनियम। मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, वहाँ एक से ज़्यादा शादी कर सकता है। अपने हिंदुओं में ऐसा नहीं है। यानी हर धर्म के लिए अलग अलग एक कानून बना हुआ है। तो ये एक मांग है कि सिविल मामलों में भी एक समान, एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ताकि ऐसा जो एक व्यापक स्तर पर जो अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून देखने में आते हैं, उसके स्थान पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाए। भारत में गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। हम भाग 4 के बारे में बता देते। एक प्रश्न जो आता है, भाग 4 भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा भाग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, तो इसका उत्तर होगा भाग 4। अगला बिंदु है विश्व जनसंख्या दिवस। ये प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ताकि जनसंख्या संबंधी समस्याओं को, जो बढ़ती जा रही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन सीमित हैं, तो इन सारी समस्याओं पर एक हमें चिंतन करने का वो अवसर देता है। इसलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका जो विचार आया था वो कब आया? 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या हो गई थी 5 अरब, और वहाँ से ये एक विचार आया कि अब जनसंख्या के मामलों पर एक कोई विचार किया जाए। तो उसी से वहाँ पर फिर 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो गवर्नर काउंसिल की जो बैठक हुई, उसमें 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में स्थापित किया गया, और 1990 से प्रतिवर्ष आज तक यह दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या के मामले में सर्वविदित इस समय पहला स्थान चीन का है, लगभग जनसंख्या 144 करोड़ है। दूसरा स्थान भारत का है, जनसंख्या 139 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अनुमान है कि 2027 में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा और जनसंख्या के मामले में विश्व में नंबर 1 हो जाएगा। इस समय विश्व की जो कुल आबादी है वो लगभग है 7.7 अरब। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा जो हमने आज का जो वीडियो आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, आपको लगता है कि ये हमारे लिए मददगार हैं, तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपको नई नई वीडियो जिसमें नए नए प्रश्न बनाकर आप तक पहुँचाएँ, जो आपकी सफलता में हम भी चाहते हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। इसी आशाओं के साथ काव्या क्लासेज, धन्यवाद।